नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हंसते रहो, खेलते होंगे, मुस्कुराते होंगे। चलिए, अपनी तैयारी भी आप लोग घर बैठे कर रहे होंगे। तो YouTube के माध्यम से जो है अपन ने पिछली बार जो है DCI का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पे अपन ने पिछली बार लास्ट जो पेपर सॉल्यूशन किया था कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाला, वो किया था अपन ने। कौन से किया था? 2012 वाला, जिसका पैटर्न थोड़ा सा अलग भी था। उसमें लगभग 30 क्वेश्चन थे, उसमें 29 या 30 क्वेश्चन थे। तो उसके बाद 2013 में हुआ, तो उसी का अपन पेपर जो है वो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आज अपने द्वारा इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। जब उसमें पैटर्न थोड़ा सा अलग था और इसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। इस वाले पेपर में मुझे लगता है बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए हैं, जिसको इजी वे में हर कोई कर सकता है, जिसने 1-2 बार अगर हॉर्टिकल्चर पढ़ी है तो आपके 20 क्वेश्चन जो है वो सुपरवाइजर के वैसे भी आप लोगों के गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तैयारी कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हो तो ये पेपर सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो अपने दोस्तों को बताना और लाइक और शेयर करना क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, मैं मनोज पाटीदार आप लोगों का स्वागत करता हूँ DCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जो क्लास है, वो वापस अपन कंटिन्यू करते हैं कि भाई जो आगे के जितने भी पेपर बच रहे हैं अपने, वो अपन सॉल्यूशन के लिए लेके आए हैं। तो आप लोगों के DCI कोटा द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट कृषि प्रवेशक न्यू बैच प्रारंभ है, ऑनलाइन ऑफलाइन। कल से आप लोगों के बैच जो है वो प्रारंभ है। आप लोग दोनों मीडियम से, हिंदी या इंग्लिश मीडियम से जो भी है, और अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसका तलवंडी कोटा जो है इसका सेंटर है। दिए गए नंबरों पे आप अधिकतम संपर्क कर सकते हो। अधिकतम का मतलब है आप लोगों को दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है और कुछ भी नहीं। अधिकतम का मतलब होता है जितनी बार हो सके आप लोग कांटेक्ट में आइए कि कैसा क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है, टीचिंग कैसा है, सारी जो लाइन ऑफ है और वो जो है आप लोग क्राइटेरिया उसका तय कीजिए। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आइए, पधारिए आप लोगों का। चलिए, DCI द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए, अपन बढ़ते हैं आगे अपने कार्य की तरफ। तो ये DCI कोटा का जो है आप लोगों का डाउनलोड आवर ऐप, आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन करके इसको। गेट इट ऑन गूगल प्ले। जो गूगल प्ले पे आप लोगों ने बहुत सारे ऐप डाउनलोड किए होंगे, तो इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। DCI कोटा के नाम से एजुकेशन पैन मीडिया है ना, तो DCI कोटा। चलिए, अपन जो है वो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहला ही क्वेश्चन दिया है उसने वृद्धि नियामक से, यानी कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उनसे क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक यानी कि पादप जो प्लांट हार्मोन है वो वृद्धि रोधक यानी कि ग्रोथ रिटार्डेंट का काम करता है। किसका करता है? ग्रोथ रिटार्डेंट। किसका काम करता है? यानी कि ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, एंडोल एसिटिक एसिड या काइनेटिन। आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा पादप वृद्धि नियामक है जो वृद्धि रोधक का कार्य करता है। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, एंडोल एसिटिक एसिड और काइनेटिन। इनमें से जो है आपको एक शब्द जो है वो चुनना है, एक ऑप्शन का शब्द है। तो देखिए, काइनेटिन जो होता है आप लोगों को वो साइटोकाइटिन होता है। ठीक है, साइटोकाइटिन का ही एक जो पार्ट होता है वो होता है आप लोगों का काइनेटिन। ठीक है, और साइटोकाइनिन का जो मुख्य कार्य होता है आप लोगों को पता है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या होता है? एक तो मुख्य कार्य होता है इसका कोशिका विभाजन का। किसका होता है? कोशिका विभाजन का। किसका कार्य होता है? कोशिका विभाजन का। और दूसरा जो काम होता है पौधों में जीर्णता कम करना। पौधों में जीर्णता को कम करना। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिचमंड लैंड प्रभाव, यानी कि पौधों में जीर्णता को कम करना। और इस प्रभाव को बोला जाता है रिचमंड लेक प्रभाव। दो वैज्ञानिक थे, रिचमंड लेक, जिन्होंने बताया था कि जो साइटोकाइनिन होता है वो क्या करता है? क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। क्या करता है? देखना इधर, समझना। क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। क्लोरोफिल को जो है वो नष्ट होने से बचाता है। अब क्लोरोफिल नष्ट नहीं होगा तो प्लांट में भोजन बनता रहेगा, और प्लांट में भोजन बनता रहेगा तो प्लांट को में जो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, यानी कि जो है बुढ़ापे को क्या करता है? डिले कर देता है। यानी कि पौधों में जीर्णता होता है बुढ़ापे की जो आयु रहती है उसको कम कर देता है। जो रेगुलर आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अगर भोजन बनता रहेगा तो भोजन बनने के फलस्वरूप क्या होगा? आप लोगों की जीर्णता ऑटोमेटिक क्या है वो
कम हो जाएगी आप लोगों की। तो पौधों में जीर्णता को कम करना, ये कहलाता है रिचमंड लेक प्रभाव कहलाता है, क्योंकि साइटोकाइनिन क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन मुख्य कार्य है इसका ध्यान रखना, और ये पौधों में जीर्णता को कम करना यानी कि बुढ़ापा को कम करना। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IBA, ये जड़ हार्मोन है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जड़ हार्मोन, ये जड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है, तो वो है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक, ये है IAA, चलिए एक मिनट रुकिए, ये हो जाएगा आप लोगों का IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, वो होता है जड़ हार्मोन, जो होता है वो होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये प्राकृतिक ऑक्सिन होता है, प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये होता है IAA। जिब्रेलिक एसिड जो होता है ये लंबाई बढ़ाने में काम आता है, प्लस सुषुप्तावस्था तोड़ने में काम आता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखूंगा सुषुप्तावस्था तोड़ने में। ठीक है, सुषुप्तावस्था तोड़ने में, वह लंबाई बढ़ाने में। यानी कि पौधे की लंबाई बढ़ाने में भी काम आता है, बीजों की सुषुप्तावस्था को तोड़ता है जिसमें अंकुरण ज़्यादा होता है। तो एक और पॉइंट बन जाता है कि ऐसा कौन सा पादप वृद्धि नियामक है जो आप लोगों का जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण क्षमता को बढ़ाने में भी काम आता है, अंकुरण बढ़ाने में। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, और ये सुषुप्तावस्था को कम करता है, ध्यान रखना, सुषुप्तावस्था को बढ़ाता है, ध्यान रख लेना इसका। ठीक है, मतलब ये आप लोगों का सुषुप्तावस्था जारी रहे, कंटिन्यू रहे, ये प्रयास करता है कि जब तक ये बीज में मौजूद है कि सुषुप्तावस्था अपनी रेगुलर अवस्था में आगे चलती जाए। तो ये इसका मेजर प्रयास रहता है। ठीक है, वो सुषुप्तावस्था बढ़ाने का काम करता है। और जिब्रेलिक एसिड अंकुरण बढ़ाने में काम आता है, सुषुप्तावस्था तोड़ने में काम आता है, लंबाई बढ़ाने में काम आता है। अब जगह नहीं है, बाकी और कुछ बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए ABA। और एक जो होता है इसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोला जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोला जाता है इसको, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपन चलते हैं। राजस्थान में कागजी नींबू के पौधे को पौधे की खेत में उचित ज्यामिति का मतलब होता है R/P, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी, यानी कि रो टू रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, यानी कि पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे के बीच की दूरी। तो 10 × 10 मीटर, 8 × 8 मीटर, 6 × 6 मीटर, 4 × 4 मीटर। देखिए 4 मीटर पे तो कोई लगता नहीं है आप लोगों का, 10 मीटर पे जरूर लगता है आप लोगों का आम। ठीक है, 8 × 8 पे आप लोगों का आंवला लगा सकते हो, खजूर है, जो आपकी 12th की बुक है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, खजूर और बेर, जो 12वीं की बुक है उसके अकॉर्डिंग। और 6 × 6 मीटर पे आप लोग अमरूद लगा सकते हो। ये अमरूद वाला क्वेश्चन अभी इसको लेक्चरर एग्जाम हुआ उसमें पूछा था। ठीक है, अमरूद के बाद आप सिट्रस लगा सकते हो। ठीक है, सिट्रस में कौन आ गया आप लोगों का, नींबू, संतरा, माल्टा, ये जो सारे हैं ये किसके अंतर्गत आ गए अपने, इसके अंतर्गत आ चुके हैं। ठीक है, आम, आंवला, खजूर, बेर, अमरूद, सिट्रस वाला। ठीक है, रो × P वाला जो है ये क्राइटेरिया इसके अंतर्गत आ चुका है। ठीक है, 4 × 4 मीटर है नहीं आप लोगों का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना 6 × 6 मीटर, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा था उसमें राजस्थान में कागजी नींबू पौधे की खेत में उचित ज्यामिति है। 10 × 10 मीटर आम, 8 × 8 मीटर आंवला, खजूर, बेर, 6 × 6 मीटर पे अमरूद, सिट्रस, नींबू, अमरूद, सिट्रस, नींबू। ठीक है, 5 × 5 पे देखना अनार लग जाता है। ठीक है, 5 × 5 पे कौन लगता है आप लोगों का, वो लगता है अनार। ठीक है, 5 × 5 मीटर की ज्यामिति पे जो आप लोगों का अनार लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। अच्छा क्वेश्चन था ज्यामिति वाला, छोटे एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है, जैसे जेट हुआ आप लोगों का, सुपरवाइजर हुआ, इसमें पूछ लिया जाता है ज्यामिति वाला। ठीक है,
केतली किस फल की किस्म है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन सुपरवाइजर में आए हुए हैं कि केतली जो है वो किस फल की जो है आप लोगों की किस्म है। सीताफल की है, अनार की है, बेर की है और बेल की। आप लोगों को बताना है जो केतली है वो किस फल की जो है आप लोगों की एक किस्म है। सीताफल, अनार, बेर, बेल। ठीक है, तो देखिए सीताफल तो आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो सीताफल की तो आप लोगों को वैसे ही कट करनी है। ठीक है, अनार की हो सकती है, पर अनार की जो मेजर वेराइटी है, पहली वेराइटी है रूबी, जालोर सीडलेस, ठीक है, बगवा या सिंदूरी, बगवाया सिंदूरी। कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है सर्वाधिक उत्पादन, और राजस्थान के लिए उपयुक्त ये जालोर सीडलेस, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त, शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त, जो शारी भूमि होती है हल्की सी उसके लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, बेर हो सकते हैं बेर की। तो देखिए बेर की जो किस्म है केतली बेर की किस्म है, और ये कौन सी किस्म है, मध्यम वाली, ध्यान रखना मध्यम वाली है जो है आप लोगों की, वो है ये वाली, जैसे मुंडिया होगी आप लोगों की ये वाली है। ठीक है, चलिए इसमें बेर में और कुछ किस्म देखते हैं। अगेती किस्म, अगेती किस्म थार बुराज, गोमा कीर्ति, और इसमें भी आ जाती है पछेती किस्म, उमरान। कौन सी आती है पछेती, उमरान आ जाती है। और बचा बेल, इसमें पहली आ जाती है पंत उर्वशी, पंत अर्पण, तो ये कुछ वैरायटी है जो आप लोगों की इसमें आ जाती है। ठीक है, थार दिव्या, और ये कुछ वैरायटी है जो इसमें अंतर्गत आ जाती है बेल के अंतर्गत। बेर, अगेती, थार बुराज, गोमा कीर्ति, पछेती, उमरान। ठीक है, अनार में रूबी, जालोर सीडलेस, बगवा, सिंदूरी, ये अच्छी वैरायटी है। सिंदूरी ये सुपरवाइजर में आई हुई है कि सिंदूरी निम्न में से किसकी किस्म है। इसमें बहुत विवाद हो गया था, आम की माने या फिर जो है आप लोग किसकी माने, इसकी माने अनार की। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा विवाद भी हुआ था आप लोगों का। चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केतली जो है मध्यम किस्म है, ध्यान रखना कौन सी है, केतली जो है वो मध्यम किस्म है आप लोगों की। चलिए, निम्न में से आम की कौन सी पछेती किस्म है, यानी कि लेट वेराइटी ऑफ मैंगो इज लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, चौसा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मध्यम अगेती वगैरह से पूछा है उसने। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों को वेराइटी, दूसरा क्वेश्चन वेराइटी से संबंधित आ रहा है, और उसने पूछ लिया एक तो वेराइटी किसकी है और एक पूछ लिया कि निम्न में से पछेती किस्म। अब ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और बिल्कुल हमेशा आते रहेंगे। मध्यम, अगेती, पछेती जिनके रहते हैं उनके आपको पढ़ के जाने हैं कि किसके अगेती रहता है, किसका मध्यम पूछता है, और जो है आप लोगों का वो किसका, कौन से फल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 4-5 जो फ्रूट है, जैसे आप लोगों को मैंगो हो गया, आंवले में चलती है आप लोगों की, तो 2-3 फ्रूट है जिनमें अगेती, मध्यम, पछेती चलती है, तो उनका आप लोग जरूर रीड करके जाना। बेर वगैरह का इनमें चलती है। देखिए पछेती जो किस्म है आप लोगों की, सबसे पछेती जो किस्म है वो चौसा किस्म है, और चौसा जो है आप लोगों की एक मीठी किस्म है ना। चौसा जो है एक मीठी किस्म है आप लोगों की। ठीक है, आम्रपाली बोनी किस्म है, ध्यान रखना बोनी किस्म, जिसकी दूरी रखते हैं 2.5 × 2.5 मीटर, और कितने पौधे आते हैं, लगभग 6400 पौधे प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और किचन गार्डन हेतु उपयुक्त किस्म, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आम की किचन गार्डन हेतु उपयुक्त किस्म, किचन गार्डन हेतु
आम की किचन गार्डन है तो उपयुक्त किस्म दशहरी, उत्तरी भारत की। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध किस्म दशहरी वाली, ठीक है। लंगड़ा टर्पेंटाइन फ्लेवर एक होता है इसमें, जिसमें हल्का सा टी का टेस्ट आता है, टर्पेंटाइन फ्लेवर, तो इसका जरूर ध्यान रखना, टर्पेंटाइन फ्लेवर, ठीक है। लंगड़ा जो रहती है वो टर्पेंटाइन फ्लेवर जो होता है इसमें खुशबू के रूप में पाया जाता है आप लोगों का, ठीक है। ये पछेती किस्म है, चौसा वाली सबसे मीठी किस्म जो मानी जाती है वो चौसा मानी जाती है। और आम का जो बॉटनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम होता है? मैंजीफेरा। जो इंडिका नाम है आप लोगों का वो मैंगो का नाम रहता है, ठीक है। ये कुछ मध्यम वाली वैरायटी है आप लोगों की, और चौसा है जो सबसे पछेती किस्म हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। चलिए, फूल गोभी में वेब टेल नामक रोग की जगह इसको करनी चाहिए थी आप लोगों के दैहिक विकार, ठीक है। और उसने रोग दे दिया तो अब कुछ नहीं कर सकते अपन। व्याधि, पौध व्याधि, वो भी रोग में आ जाती है। दैहिक विकार एक अच्छा जो है वो क्वेश्चन जमने वाला जो है वो शब्द आप लोग ऐड कर सकते हो। किस पोषक तत्व की कमी से होता है? देखिए, रोग हमेशा सूक्ष्मजीवों की वजह से होता है, और जो दैहिक विकार है वो हमेशा किसी तत्व की कमी की वजह से होता है, या जो वातावरणीय दशाएं हैं उनकी कम, अधिकता, ज़्यादा या फिर इम्बैलेंस होने की वजह से दैहिक विकार आप लोगों का उत्पन्न होता है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है ये, लगभग हर एग्जाम में पुटअप हो जाता है। बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम। अब कोई हमसे पूछे कि सर हॉर्टिकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं पहला क्वेश्चन ही इसका नाम ले दूंगा कि फूल गोभी वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को देख के जाना ही जाना है। तो मॉलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बोरॉन है, क्योंकि मजबूर है हम भी, इतनी बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, क्या करें, ना चाहते हुए भी अपन को बनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो पत्तियां जो रहती है आप लोगों की, ये पत्तियां रहती है ऐसे, ये पत्तियां रहती है ऐसे, ऐसे पत्तियां हो जाती है इसकी, ये देखिए ऐसी वाली पत्तियां हो जाती है। तो ये होता है आप लोगों का विप टेल। क्या होता है? विप टेल। और इसका जो सही आंसर है वो है मॉलिब्डेनम, ठीक है। बोरॉन की वजह से फूल गोभी में भूरापन आती है। फूल गोभी में भूरापन, फूल गोभी में क्या होती है? भूरापन होती है। और बाकी कैल्शियम और मैग्नीशियम का इसमें कोई इतना बड़ा योगदान नहीं रहता है कि दैहिक विकार जैसा शब्द अपन को प्रयोग में लेना पड़े, ठीक है। इसमें कोई दैहिक विकार जैसा शब्द प्रयोग में नहीं लेना पड़े। भूरापन ध्यान रखना, एक तो फलों का फटना और एक भूरापन हमेशा बोरॉन की कमी से होगा। किससे होगा? हमेशा बोरॉन की कमी से होगा आप लोगों का, ठीक है। तो बोरॉन, फूल गोभी में भूरापन, बोरॉन की कमी, और मॉलिब्डेनम जो है फूल गोभी में विप टेल नामक रोग जो है, ये रोग या दैहिक विकार कह सकते हो आप लोग, रोग अलग हो जाता है। तो ये होता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। और देखिए फूल गोभी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है आप लोगों का ब्रेसिका ओलेरेसिया ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। क्या है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस जो है फूल गोभी का बॉटनिकल नेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं। निम्न में से मूली की कौन सी किस्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, आप लोग इस शब्द को देखते ही पहचान सकते हो। अगर आपको महीने याद है तो मार्च से अगस्त तक के काल में बुआई हेतु उपयुक्त है। तो मार्च का जो महीना अधिकतर बोला जाता है वो होता है चैत्र का महीना, जिसमें नया साल लगता है और होली आती है। तो आप लोग पता कर सकते हो। अब मैंने तो बता दिया चैत्र। क्या पूसा हिमानी है? बिल्कुल नहीं है साहब। पूसा देसी? बिल्कुल नहीं है साहब। पूसा रश्मि? नहीं है बस। अब चैत्र लग रहा है तो पूसा चैत की। मार्च से अगस्त तक बुआई तो उपयुक्त रहती है आप लोगों की पूसा चैत की। और जो मूली है, मूली का जो बॉटनिकल नेम हो जाता है आप लोगों का वो हो जाता है रेफेनस सेटाइवस। रेफेनस
सेटाइवस क्या हो जाता है, रेफेनस सेटाइवस, ठीक है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान हो जाता है उत्पत्ति स्थल जो हो जाता है इसका वो हो जाता है यूरोप, क्या हो जाता है, यूरोप। उत्पत्ति स्थान क्या हो जाता है इसका, यूरोप हो जाता है, ठीक है। उत्पत्ति स्थल क्या हो जाता है, यूरोप हो जाता है। और मूली का जो बॉटनिकल नेम है वो है रेफेनस सेटाइवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन। ये देखिए ये तीनों जो वेराइटी है ये भी आप लोगों की मूली की है, ध्यान रखना इसकी है मूली की। पर उसने स्पेशल कैरेक्टर पूछा था कि मार्च से अगस्त तक बुआई हेतु, तो वो आएगी पूसा चैत की वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन का तो रीजन भी है और बहुत अच्छा रीजन है कि भिंडी की ग्रीष्मकालीन फसल हेतु उपयुक्त बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर कितनी है। ग्रीष्मकालीन की बुआई अपन कब करते हैं भाई, पहले तो ये देखो आप लोग जो भिंडी रहती है, पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए ना, बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान। अभी आप यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उपयुक्त तापमान वो जो रहता है वो रहना चाहिए आप लोगों का 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखना ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई, ग्रीष्मकालीन जो बुआई अपन करते हैं ग्रीष्मकालीन जो बुआई अपन करते हैं वो करते हैं फरवरी के अंदर, ठीक है। और फरवरी में जो तापमान रहता है वो रहता है अपना 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये रहता है भाई। ऐसा तो नहीं है 35 डिग्री चला जाता है, इतनी गर्मी तो पड़ती भी नहीं है अपना फरवरी में। ये तो अप्रैल का तापमान बताया 30 से 35 वाला, मार्च एंड अप्रैल वाला, तो अप्रैल तक तो बुआई खत्म, फिनिश। ग्रीष्मकालीन बुआई फरवरी में होती है, तापमान रहता है 20 से 25। और जो भिंडी का अंकुरण है, अंकुरण रुकना 20 डिग्री सेल्सियस पे, भिंडी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पे जो भिंडी के बीज है उनका अंकुरण रुक जाता है, यानी कि अंकुरण बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब मुझे बताइए आप लोग बुआई कर रहे हो ग्रीष्मकालीन, ठीक है। मान लिया कि भाई आप लोगों ने बुआई कर दी ग्रीष्मकालीन, तापमान मिला ही नहीं 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, तो क्या अंकुरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अंकुरण तो और कम होगा। इसीलिए जो अपन खरीफ की बुआई लिए रखते हैं, खरीफ की बुआई, अब ध्यान रखना यहाँ पे खरीफ की बुआई ये अपन करेंगे जून में, जून या जुलाई में लगभग, और वहाँ पे तापमान आराम से 30 से 35 डिग्री सेल्सियस मिलता है। अब जब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस मिलता है इसका मतलब है सारे बीज अंकुरित होंगे। यहाँ पे तापमान नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना, इसलिए सारे बीज अंकुरित नहीं होंगे। तो खरीफ की जो बुआई की बीज दर होती है वो होती है 8 से 10 किलोग्राम। कितनी होती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई करते हैं और उसमें सारे बीज उग जाते हैं। और जब फरवरी में बुआई करते हैं तो 20 से 25 जो डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, इसमें सारे बीज अंकुरित नहीं होते हैं। इसलिए अपन को दुगनी सीड रेट जो है वो प्रयोग में लेनी पड़ती है, क्योंकि उसमें आधे बीज ही अंकुरित होते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया। अब एक बार और सुनिए शॉर्ट में। ग्रीष्मकालीन बुआई करते हैं अपन फरवरी में, फरवरी में तापमान रहता है 20 से 25, जिसमें भिंडी का अंकुरण बहुत कम होता है, भिंडी का अंकुरण बहुत कम होता है। इसीलिए अपन को बीज दर दुगनी रखनी पड़ती है, ताकि आधे जो बीज है वो कम से कम अंकुरित होए और 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त जो पौध अपन को मिल जाती है। अब बात आती है खरीफ की बुआई जून में करते हैं, जून जुलाई में, और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसमें सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं। और सारे बीज अंकुरित होने की वजह से सीड रेट ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ये बेसिक सा जो है वो कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अंगूर के प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि है, यानी कि सर्वोत्तम विधि है। तो अंगूर के प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है इनमें से, वायुदाब, भूमिदाब, कलम या कलिकायन। वायुदाब, भूमिदाब, कलम या कलिकायन। अभी अलग अलग नाम दे दिए, बाकी इसका इंग्लिश में नाम देखोगे तो वायुदाब का मतलब होता है एयर लेयरिंग। मैं बता देता हूँ आप लोगों को
क्या मतलब होता है, देखिए क्लियर, क्या मतलब है वायु दाब का मतलब एयर लेयरिंग, ठीक है। भूमि दाब, भूमि में दबाना, तो ये हो जाएगी आप लोगों की क्या हो जाएगी, ये भी एक तरह की लेयरिंग होगी, ठीक है। कलम सबको पता है आप लोगों का, कलम होती है, कलिकायन होती है आप लोगों की। तो कलम में कौन सी, कठोर काष्ठीय कलम। कठोर काष्ठीय कलम या तना जो कहते हैं अपन कट करके लेके आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आप लोगों का कलम। अंगूर के प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि है। कठोर काष्ठीय कलम तना आता है तो फिर सबसे पहले वो आएगी कटिंग, कलम यानी कि क्या होती है, कटिंग होती है आप लोगों की, ठीक है। तो कठोर काष्ठीय जो कलम होती है आप लोगों की वो इसमें प्रयोग में ली जाती है। एयर लेयरिंग किस में ली जाती है, तो ध्यान रखना, लीची के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि, लीची के व्यावसायिक लीची के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि। भूमिदात, अगर इसमें बात करें तो स्टूलिंग आती है एक शब्द, स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग, ये किसमें करते हैं, अमरूद में करते हैं भाई, किसमें करते हैं, अमरूद में करते हैं। कलिकायन ध्यान रखना दो तरह की होती है, मेजर तीन तरह की होती है, ठीक है, मैं तीनों लिख रहा हूँ। पहली होती है आप लोगों की रिंग बडिंग, रिंग बडिंग, और ये किसमें करते हैं, ये करते हैं बेर के अंदर। फिर दूसरी होती है टी या शील्ड बडिंग, ठीक है, टी या शील्ड बडिंग करते हैं संतरा, मौसम्बी और गुलाब। टी बडिंग, शील्ड बडिंग होगी। एक आती है पैच बडिंग, ये करते हैं अपन, पैच बडिंग जो करते हैं आंवले के अंदर करते हैं, किसके अंदर करते हैं अपन, किसमें करते हैं, आंवले के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है ये मैंने बताई है आप लोगों को कि भाई किसमें करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि किसमें की जाती है, ठीक है। इतना सा ही वो बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से पुट अप करेगा कि भाई निम्न में से माउंट लेयरिंग या एयर लेयरिंग जो है वो प्रवर्धन की विधि है, इतना सा पड़ेगा और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेगा। टी बडिंग का दूसरा नाम शील्ड बडिंग है। पैच बडिंग किस में की जाती है, आंवले में की जाती है। रिंग बडिंग का उदाहरण है तो बेर है। रिंग बडिंग को छल्ला या वलय जो रहता है अपना रिंग जैसा रहता है, छल्ला या वलय, जैसे आप लोगों का ये रिंग या छल्ला है ऐसे ही बनाते हैं अपन, तो वो वाली हो जाती है आप लोगों की रिंग या बडिंग, ठीक है। चलिए, बगीचा लगाने की किस विधि में, बगीचा लगाने की किस विधि में चार पेड़ों के बीच पूरक के रूप में एक अल्पावधि वृक्ष, फल वृक्ष लगा सकते हैं जो सीधा व शीघ्र फल देने वाला है। यानी कि बगीचा लगाने की किस विधि में, इसने पूछा है कि भाई बगीचा लगाने की किस विधि में, बगीचा लगाने की किस विधि में चार पेड़ों के बीच पूरक के रूप में एक अल्पावधि फल वृक्ष लगा सकते हैं जो सीधा व शीघ्र फल देने वाला होता है। त्रिभुजाकार, आयताकार, षटभुजाकार या क्विंकन्स। देखिए, त्रिभुजाकार आम की आम्रपाली किस्म लगाते हैं, ठीक है, ये त्रिभुजाकार लगाते हैं। आयताकार इतनी कोई फेमस है नहीं आप लोगों की। षटभुजाकार वर्गाकार विधि की तुलना में, विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये शहरों के समीप प्रचलित है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों के समीप। और क्विंकन्स पंचभुजाकार, इसको पूरक विधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्विंकन्स को पूरक विधि के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुछ भी नहीं होता है आप लोगों का, जैसे मैं बता देता हूँ, एक चारों कॉर्नर पे एक पेड़ लगाएं, ठीक है,
और इसके बीच में एक और पौधा लगाया जाता है ताकि ये शीघ्र फल आप लोगों के दे सके, ताकि जब तक बगीचा आप लोगों का मेन जो बगीचा है वो बड़ा नहीं हो। एक तो फालसा, अदरक, हल्दी और आप लोग केला, पपीता ये पौधे लगा सकते हैं, अमरूद वगैरह इसके तुलना में, ठीक है। और इसमें वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग दुगने पौधे लगते हैं। वर्गाकार विधि तुलना में लगभग दुगने पौधे, लगभग दुगने पौधे लगाए जाते हैं क्विंकन्स में, ठीक है। तो ये वाली होगी आप लोगों की पंचभुजा कराने की जो है 5 पौधे जो रहते हैं वो इसमें रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र है। देखिए ये जब 2013 की एग्जाम है वो तब का बात है, तब का पूछा है इसने, आज का नहीं। अगर उसका जवाब दें तो खमनोर आएगा, बाकी आज की तारीख में जो है पुष्कर भी आप लोगों का चैती गुलाब के क्षेत्र में, अब इसमें पुष्कर भी और खमनोर भी है। तो ये जब 2013 में पेपर हुआ था तो उस टाइम जो है इन्होंने क्या माना था, इसका जो राइट आंसर माना था वो खमनोर माना था। अभी के क्षेत्र में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ऑप्शन आएगा चाहे पुष्कर आए चाहे खमनोर आए, ठीक है। चैती गुलाब का जो नाम होता है रोजा डमेसियाना, रोजा डमेसियाना, रोजा डमेसियाना, ठीक है। राजस्थान में चैती गुलाब की जो खेती की जाती है उससे संबंधित जो है आप लोगों का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए थोड़ी हल्की सी पीएच ज़्यादा चाहिए होती है, रोज़ा डमेसियाना होता है और इसमें लगभग 0.05% आवश्यक तेल होता है। 0.05% आवश्यक जो होता है वो क्या होता है, तेल होता है, ठीक है। असेंशियल ऑयल जो होता है वो होता है रोज़ा डमेसियाना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे चलते हैं, ठीक है। वर्ष 2010-11, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन प्रोडक्शन वाले अधिकतर पूछे सकता है। कंपटीशन एग्जाम में तो एक प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा ही होगा, चाहे वो पूछे कि निम्न में से किसका उत्पादन सर्वाधिक है, कौन से जिले में सबसे ज़्यादा फल ये होता है, या फिर निम्न में से कौन सा फल कौन से जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। वो किसी का भी पूछ सकता है, आम का पूछ सकता है, किन्नों का पूछ सकता है, संतरे का, तो किन्नों संतरे का ज़्यादा पूछा जाता है अपने यहाँ पे, हो सकता है अमरूद का पूछ लेता है, सवाई माधोपुर वाला, ठीक है। वर्ष 2000 राजस्थान में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो ऑब्वियसली बात है किसका होगा आप लोगों का, संतरे का। क्या नाम है भाई, सिट्रस रेटिकुलाटा, ठीक है। बेर का क्या नाम है भाई, जिजीफस मॉरिशियाना, ठीक है। अमरूद का क्या नाम है, स्वीडियम गुआजवा। किन्नो आप लोगों का किन्नो कौन हो जाएगा, संतरा। संतरे की एक किस्म है जिसका क्या नाम हो जाएगा, सिट्रस। तो सीधा ही लिख देते हैं अपन रेटिकुलेटा की जगह संतरे की एक किस्म। संतरे की एक किस्म किन्नो, ठीक है। अमरूद सीडियम गुआजवा। और इसका जो कुल होता है, ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मिर्टेसी। कुल क्या है, मिर्टेसी, ठीक है। संतरा सिट्रस रेटिकुलेटा जिजीफस मॉरिशियाना। और जो बेल का जो कुल होता है अपना वो होता है रैमनेसी। बेल का कुल क्या होता है, रैमनेसी, ठीक है। चलिए किन्नौर सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्यान रखना गंगानगर व हनुमानगढ़। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब आगे के अपन पेपर करेंगे उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा। गंगानगर व हनुमानगढ़ जो है वो उत्पादन क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला फूल है, देखिए मैंने बोला ना उत्पादन वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कि भाई उत्पादन वाला निम्न में से मुख्य क्षेत्र कौन सा है या कौन सा नहीं है।
तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला फूल है गुलाब, गेलार्डिया, गुलदाउदी या गेंदा। आप लोगों को बताना है कि भाई जो इनमें से जो है राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, वो उस टाइम का पूछा था। देखिए आज के टाइम में जो है क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। आज के टाइम में जिसका है, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कोर्स के टाइम, तो उस टाइम में बताऊंगा आप लोगों को कि आज के टाइम में जो है कौन सा फ्लावर पहले नंबर पे है। तो उस टाइम जो है, उस टाइम गेंदा था आप लोगों का, गुलदाउदी वगैरह, गेंदा था, गुलदाउदी, गुलाब वगैरह, गेलार्डिया भी होता है। गेलार्डिया अपने राजस्थान में बहुत कम होता है। गुलाब दो ही जगह का फेमस है, चैती गुलाब, खमनौर और पुष्कर का आप लोगों का। गुलदाउदी भी कम होती है। बाकी राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला फूल जो है वो गेंदा है उस टाइम पे। इसका जो सही आंसर है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो गेंदा है आप लोगों का, ठीक है। गुलाब एंड चैती गुलाब अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है। चैती गुलाब, पुष्कर और खमनौर। पुष्कर और खमनौर। गेलार्डिया ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से। गुलदाउदी आप लोगों ने सबने सुना होगा, पूर्व की रानी, शरद ऋतु की रानी, ठीक है। तो ये गुलदाउदी होती है आप लोगों की, ठीक है। गेंदा, फ्रेंच मेरीगोल्ड और अफ्रीकन मेरीगोल्ड। फ्रेंच और अफ्रीकन मेरीगोल्ड। फ्रेंच और अफ्रीकन मेरीगोल्ड, ठीक है। अफ्रीकन का होता है टेगेटस, और टेगेटस पेटूला। ठीक है। फ्रेंच मेरीगोल्ड, टेगेटस पेटूला, अफ्रीकन मेरीगोल्ड, टेगेटस इरेक्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जेली में कुल, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है कि जेली में कुल कितना प्रतिशत TSS होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, यानी कि विलेट ठोस हो, इस हेतु उसका क्वथनांक कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कहने का मतलब जो जेली जो रहती है आप लोगों की, अगर जेली में जो TSS है अगर वो 65% हो जाता है, यानी कि जब जेली जो होती है वो आप लोगों की बनकर तैयार हो जाती है, बनकर तैयार होते, उस टाइम जो है वो तापमान कितना रहता है, बनकर तैयार होना होते टाइम जो है वो तापमान जो रहता है वो कितना रहता है, आप लोगों को बताना। बनकर तैयार होने के टाइम तापमान कितना रहता है। तो देखिए ये रहता है 105.5 डिग्री सेल्सियस। 105 डिग्री सेल्सियस। और इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, 105 से 220, यानी कि 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो कन्वर्ट आएगा वो 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। उसका एक फॉर्मूला है, अगर आप करना चाहो तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप लोग कर सकते हो। C प्लस वो 32 वाला जो फॉर्मूला है आप लोगों का, उस वाला फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हो, F वाले से, ठीक है। F प्लस 32 और अपॉन जो है इंटू 1.8 वाला, ठीक है। फॉर्मूला हो जाता है आप लोगों का इंटू 1.8 करके जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही आंसर जाएगा 220 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फल अवस्था सब्जी परिरक्षण हेतु डिब्बाबंदी कैनिंग विधि में विवरण करने हेतु इन्हें खोलते पानी में अधिकतम कितने मिनट तक उबाला जाता है। विवरण का मतलब होता है ब्लांचिंग करना। ब्लांचिंग का मतलब होता है गर्म पानी में उबालना। तो गर्म पानी में उबालने से क्या होता है, कीटाणु, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया वगैरह जितने भी रहते हैं आप लोगों के, वो सारे क्या हो जाते हैं, इसमें नष्ट हो जाते हैं। तो फल अथवा सब्जी परिरक्षण हेतु डिब्बाबंदी कैनिंग विधि में विवरण, अब विवरण मतलब होता है ब्लांचिंग। देखो अब आप कहोगे सर ब्लांचिंग का मेन उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना ब्लांचिंग का जो मेन उद्देश्य है वो है एंजाइम को निष्क्रिय करना। एंजाइम को निष्क्रिय करना, ऊपर से सूक्ष्म जीवों को खत्म करना।
सूक्ष्म जीवों को नष्ट। अब देखिए आप लोग जब ब्लांचिंग करते हैं अपन, तो ब्लांचिंग में क्या होता है आप लोगों को, जो एक गर्म उबलता हुआ पानी रहता है आप लोगों का, यहाँ से जो है वो हीट दी जाती है, ठीक है, और इसमें जो होता है वो सब्जियों के टुकड़े रहते हैं। अब जैसे सब्जियों के टुकड़े रहते हैं तो ये क्या है, जैसे हीट होगी, उबलेंगे, उबलने से क्या होता है, एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बैंगन को जब आप काटते हो तो ये क्या हो जाता है, भूरा, काटने के बाद, ठीक है, बैंगन को अपने काटने के बाद भूरे रंग का हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है पॉलीफिनॉल, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पीपीओ, ठीक है, इसका जो शॉर्ट में नाम है वो है पीपीओ। ये किसके साथ क्रिया करता है, ये जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर ये किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का। तभी आप लोगों ने देखा होगा जो बैंगन या जो एप्पल रहता है, जैसे हवा के संपर्क में आता है भूरे रंग का हो जाता है। वो क्यों होता है, हवा के संपर्क में आने से एक एंजाइम जो है उस पर क्रिया करता है, और इस एंजाइम का नाम है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। जो एंजाइम है वो एंजाइम इस पर क्रिया करेगा, और क्रिया के फलस्वरूप भूरे रंग जो है वो आप लोगों के शो हो जाता है। उसके अंदर बैंगन और सेब इसके दो जीते जागते उदाहरण है। क्लियर है, सेब और जो है आप लोगों का बैंगन इसके जीते जाते हैं उदाहरण है। इसमें जो विवरण करते हैं केवल 5 मिनट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो उसका गुदा जो है वो बिल्कुल टूट के बिखर जाएगा। इस वजह से इसको ज़्यादा देर तक अप्लाई नहीं करते हैं, एक नॉर्मली जो होता है टाइम पीरियड उस तक ही अपन जो है इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फल सब्जी परिरक्षण हेतु डिब्बाबंदी कैनिंग विधि में विवरण करने हेतु इन्हें खोलते पानी में अधिकतम, खोलते का मतलब होता है उबलता हुआ पानी, क्या होता है, उबलते पानी में अधिकतम कितने मिनट तक उबाला जाता है, तो 5 मिनट तक, ठीक है। ब्लांचिंग मैंने बता दी, एंजाइम को निष्क्रिय करना मेन उद्देश्य होता है इसका। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लांचिंग या विवरण करने का मुख्य उद्देश्य तो एंजाइम को निष्क्रिय करना, ठीक है। तो ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बैंगन को काटने पर भूरे रंग किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होते हैं, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज पीपीओ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। चलिए अब देखिए फल परिरक्षण से कितने क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुटअप ही होते हैं। विभिन्न विधियों द्वारा फल परिरक्षण हेतु अरोगाणुकता, और अरोगाणुकता को बोलते हैं असेप्सिस। एक शब्द आता है असेप्सिस, ठीक है। असेप्सिस के सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म जीवों को क्या रखा जाता है, देखिए आप लोग सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, जैसे टब हो गया, ठीक है। अब इस टब को इसमें रखे हैं, अपने क्या रखे हैं, प्रोडक्ट रखे हैं फल परिरक्षण के। अब आप क्या करोगे, सीधे डायरेक्ट जाके ऐसे हाथों से पकड़ लोगे तो क्या होगा, ये सूक्ष्म जीव जो है इसके पास आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे और इसको खराब कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जो अपना प्रोडक्ट रखा है, उत्पाद जो रखा है फल परिरक्षण में, उस उत्पाद को जितना हो सके उससे सूक्ष्म जीवों को दूर रखा जाए, या सूक्ष्म जीवों की एंट्री को उसके अंदर रोका जाए, कैसे न कैसे करके। जैसे अपन रूम में गेट लगाते हैं ताकि बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता, तो वैसे ही इनकी एंट्री को क्या करें, रोका जाता है। इसमें कुछ ऐसा शब्द होगा, देखिए पढ़ते हैं, यथासंभव दूर रखा जाना, बिल्कुल जितना हो सके उसको दूर रखो, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निष्कासित किया जाता है, बिल्कुल नहीं। वृद्धि रोकने से रोका जाता है, बिल्कुल नहीं। नष्ट किया जाता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है आप लोगों का ब्लांचिंग का मेन उद्देश्य। तो यथासंभव जो है वो दूर रखा जाता है, यही इसका जो है वो सही जवाब है, ठीक है। विभिन्न विधियों द्वारा फल परिरक्षण है तो अरोगाणुकता के सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म जीवों को यथासंभव दूर रखा जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, ठीक है। फल वृक्षों में अफलन की समस्या के निराकरण हेतु, अफलन होती है अनफ्रूटफुलनेस, क्या होती है, निराकरण हेतु पौधों के ऊपरी भाग में किसके संग्रहण की युक्ति करनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नत्रजनन, कैल्शियम। कहने का मतलब ये पौधा, ठीक है, अफलन हो रहा है। अफलन होने की समस्या कब होगी, जब इसकी ऊपरी शाखाओं में क्या होगा, फलन नहीं आएगा। यानी कि जो पौधे का ऊपरी भाग है आप लोगों का, देखिए मान लीजिए जो है आप लोगों का ऊपरी भाग है, ठीक है। अब इस ऊपरी भाग में हो क्या रहा है आप लोगों का, पत्तियां तो है, ये दोनों जगह पत्तियां हैं, पर फल नहीं आ रहे। अब फल नहीं आ रहे तो समस्या है कि क्या कारण है जो फल नहीं आ रहे। तो फल की समस्या से बचने के लिए जो ये ऊपर का भाग है पौधे का, इसमें अपन को कार्बोहाइड्रेट का संरक्षण करना पड़ेगा।
किसका करना पड़ेगा भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसका रीजन है कार्बोहाइड्रेट बनाता है कार्बन, और कार्बन जो होता है आप लोगों का जितनी भी बड़ कलिका रहती है उसके द्वारा जो है फल फूल जितने भी आते हैं वो इसके द्वारा आते हैं। नत्रजनन होगा नहीं, नत्रजनन जो है वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है, प्रजनन वृद्धि को कभी भी नाइट्रोजन नहीं बढ़ाता है। तो नाइट्रोजन का मुख्य कार्य वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना, ठीक है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा तो अफलन की समस्या आप लोगों की आती रहेगी। अगर कार्बोहाइड्रेट अच्छा है या कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट रहता है कार्बन अच्छा है तो आप लोगों की अफलन की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाती है। ये बेसिक सा जो है कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, ठीक है, इसके लिए। चलिए, अमरूद की मृगबहार फसल में, अब देखिए मृगबहार फसल होती क्या है। पहली आती है अम्बे, तो मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। पहली जो बहार आती है आप लोगों की अम्बे बहार, दूसरी आती है मृगबहार, और तीसरी जो आती है अम्बे मृग और हस्त बहार। अम्बे बहार, और इसमें जो फूल आते हैं और जो फलन आते हैं, देखना ध्यान रखना, ठीक है, इसमें आते हैं फरवरी मार्च, ठीक है। कब आते हैं इसमें, फरवरी मार्च। और फलन कब होता है, जून जुलाई, मैंने की बरसात के सीजन में, ठीक है। मृग बहार में फलन होता है आप लोगों का ये जून जुलाई, ये जुलाई अगस्त के लो एक ही बात है। और इसमें हो जाएगा नवंबर, दिसंबर। हस्त बहार में जो होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। सितंबर अक्टूबर में होता है आप लोगों का, ठीक है। और जो फलन होता है इसमें वो होता है फरवरी मार्च। ठीक है, तो अब उसने क्या पूछा है अपन से, मृग बहार का। तो मृग बहार देखिए जून जुलाई नवंबर दिसंबर, तो ऑप्शन में देख लो। जून जुलाई में फूल आकर नवंबर से जनवरी तक फलन होता है, बिल्कुल सही है साहब। फरवरी में फूल, जून सितंबर तक फलन, ये तो आप लोगों का अम्बे बहार। अक्टूबर में फूल, फरवरी में, तो ये तो होगी आप लोगों की कौन सी, अम्बे बहार, ठीक है। और ये होगी अपनी हस्त बहार, ठीक है। चलिए, सबसे अच्छी बहार मृग बहार, ये भी क्वेश्चन बन गया। अमरूद की सबसे अच्छी बहार कौन सी है, सबसे अच्छी बहार जो है अमरूद की वो कौन सी है, मृग बहार। कौन सी है, मृग बहार जो है आप लोगों की वो है, ठीक है। चलिए, पपीते के खेत में कितने प्रतिशत नर पौधे रखने चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत बेसिक जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत जो है वो नर पौधे रखने चाहिए। पपीता के खेत में कितने प्रतिशत नर पौधे रखने चाहिए, 5, 10, 15 और 20। तो इसका सही आंसर है जो है 10%। क्या रखने चाहिए, 10% जो है वो नर पौधे रखने चाहिए। कहने का मतलब 1:10 वाला, ठीक है, या फिर 10:100 वाला, ठीक है। तो भी बात वही आ रही है आप लोगों का, 0 से 0 कटे 1:10, ठीक है। यानी कि एक तो रहता है नर और एक रहती है मादा। तो 100% में से जो निकालेंगे रेशो वो आएगा अपना ओवरऑल मिला के 10% का, ठीक है। इसमें डायोसिस और गायनोडायोसिस दो तरह की किस्में प्रचलित होती है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग जो है अपन कॉम्बो देखते हैं, ठीक है। चलिए, आपके क्वेश्चन खत्म है 2013 के। अगला जो अपन लेके आएंगे वो 2015 के लेके आएंगे। आप सभी तैयार रहना, मस्त रहना, दमखम के साथ अपनी तैयारी जारी रखना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हंसते रहना, मस्त रहना, खुश रहना, तंदुरुस्त रहना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।